हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैंगेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादू, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। इसमें हमने सीखा था कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। होपफुली स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज यही को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बिकॉज टुडे वी हैव मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, है ना। प्राइमरी डेटा क्या होता है अभी फिर से थोड़ा रिवाइज करा दूंगी, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड देखने को मिल जाते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर कि हम लोग ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। तो इसी बात पे जल्दी से आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से कि ये जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा वाला पार्ट आता है हमारे पास, उसमें सबसे बड़ा ये है कि भी प्राइमरी डेटा क्या होता है। इससे पहले वाले सेशन में यही तो हमने समझा है कि प्राइमरी डेटा होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है ना। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा रहता है, सूटेबिलिटी भी ज़्यादा रहता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है। अगर सपोज मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मुझे एक न्यूज़ पब्लिश करनी है, तो मैं खुद गई उस बस्ती में ये जानने कि भाई इस बस्ती में कितने लोग पढ़े लिखे, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है। तो मैं खुद गई वहाँ से डेटा कलेक्ट करने, मैंने खुद रिपोर्ट बनाई और फिर मैंने पब्लिश करी। ये क्या है, ये प्राइमरी डेटा है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिसर्चर मैं खुद गई वहाँ से डेटा कलेक्ट करने। अब सपोज किसी और को भी रिसर्च करनी थी, तो उनने क्या सोचा, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आई है उसी से हम सोर्स को उठा लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी डेटा, राइट। तो चालू करें भाई आज का ये सेशन, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ओके फाइन। सो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टॉपिक, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, है ना। बिकॉज आप देख सकते हो वी हैव सो मेनी वेज। पहला क्या है, प्राइमरी डेटा यानी फर्स्ट हैंड डेटा, खुद से कलेक्ट कर रहे हैं भाई डेटा। समझ रहे हैं आप कितनी मेहनत लग रही है। चलो, पहला है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों के बीच में बहुत भारी कंफ्यूजन रहता है, आज हम दूर कर देंगे, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस, फिर इन दो में कंफ्यूजन आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज टेलीफोनिक इंटरव्यूज, एंड देन वी हैव मेल क्वेश्चनर मेथड, एंड देन वी हैव क्वेश्चनर्स फाइल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स। देखो ये जो बात है ना, आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाली बात आ रही है। क्वेश्चनर क्या रहता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज अ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का देखो अभी आने वाले उसमें सैंपल भी दिखाऊंगी। बेसिकली जैसे कि एक फॉर्म टाइप का रहता है जहाँ पे आपको नेम लिखना है, यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं, दैट इज अ क्वेश्चनर, है ना। या जो भी रिसर्च का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई मुझे डेटा ये फिल कराना है कि उस बस्ती में कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो मैंने पूरा बनाया कि भाई आपको सबसे पहले बताओ कि नेम लिख दो, एड्रेस लिख दो, फ़ोन नंबर लिख दो, ठीक है, चाहो तो एक फ़ोटो लगा दो। फिर मैंने यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं कि भाई क्या आप लिटरेट हो, यस या नो। फिर मैं पूछूंगी क्या आपने कितनी क्लास अटेंड करी है, यस या नो। आप कौन से स्कूल जाते हो, वहाँ पे उसका मीडियम क्या है, वहाँ पे कितने टीचर्स हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं। अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ तो एक बॉक्स में, पूरे एक पेपर में, ठीक है, वो क्या है मेरे पास, क्वेश्चनर, ठीक है। तो क्वेश्चनर सर्वे के लिए बड़ा काम आता है। आपने देखो कई बार आपने देखा होगा ना कि आपके फ्रेंड्स वगैरह जो थोड़े बहुत रिसर्च वगैरह में होंगे, या आपके ब्रदर या सिस्टर जो भी आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, उनको व्हाट्सएप पे आ जाता है ना, भाई यार ये वाला प्लीज़ फॉर्म भर दे, मेरा प्रोजेक्ट है प्लीज़ भर दे इसको। वो क्वेश्चनर ही होता है एक तरीके से, जो गूगल फॉर्म आता है हमारे पास, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चनर ओनली, राइट। तो मेल क्वेश्चनर का मतलब थ्रू मेल सर्विसेज हम जब क्वेश्चनर्स को भर देते हैं, एंड वहीं पे क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स का भी मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर्स ही होता है। कई बार क्वेश्चनर्स हम लेके चलते हैं एंड हम फिल करते चलते हैं, है ना, क्योंकि लोग नहीं फिल करते तो हम उन्हीं की इन्फॉर्मेशन उनसे पूछ के फिल करते हैं। जैसे कि आप कहीं मार्केट वगैरह गए हो, जैसे कि कई मार्केट मॉल वगैरह गए, तो बाहर आपको मिलेंगे कि मैम एक बहुत अच्छा हमारा वो चल रहा है
सेल चल रही है, लकी ड्रॉ चल रहा है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और आपका इन्फॉर्मेशन अगर सही मतलब अगर आपका लकी ड्रॉ निकला तो आपको इस पर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो खुद से पूरा क्वेश्चनर भरते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या क्या आपको नीड है ना। तो ये उन्होंने पूरा एक डेटा बना लिया, तो वो खुद से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो क्या आता है, क्वेश्चन है फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, यानी फर्स्ट हैंड डेटा खुद से कलेक्ट करना। खुद से डेटा जब भी कलेक्ट करते हैं तो मेरे पास प्राइमरी सोर्सेस में आता है। तो पहला है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब मैं खुद से जाके, जैसे कि अगर मुझे जाना है, डायरेक्टली बात कर रही है ना, कि मैं गई, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ सपोज, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उससे जाके पूछ रही हूँ भाई तुम्हें क्या हो गया, कैसे लग गई, डायरेक्टली जाके इंटरव्यू लेने पहुंच गई मैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वहीं पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाएगा, जिसके लगी मुझसे बात नहीं कर रही, जो उसके जिसने वो इंसिडेंट को देखा, मुझसे जाके बात कर रही हूँ, अच्छा इसके चोट कैसे लगी बताना ज़रा, इनडायरेक्ट हुआ। अभी हम समझेंगे चीज़ों का, अभी मैं सिर्फ आपको एक एक वर्ड समझा रही हूँ कि आपको कहाँ से क्लिक होगा कि कैसे अलग है, राइट। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस, जो उनके साथ काम करते हैं, अच्छा बताइए कैसी लड़की है, क्या काम करती हैं। इन्फॉर्मेशन आप किसी और पर्सन से निकालने की कोशिश करो, किसी और के बारे में। टेलीफोनिक इंटरव्यूज आपको पता है, फ़ोन पे इंटरव्यू लेना, फ़ोन पे आपके बारे में पूछताछ करना, है ना। जैसे कि आप KYC वगैरह कराते हो, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, फ़ोन पे पूछते हैं भैया आप ये बता दो वो बता दो। OTP मत बताना कभी भी, RBI ने क्या बोला, जानकार बनी है ना, OTP वगैरह मत बताना कभी भी, फाइन। एंड तो ये हमें धीरे धीरे एक एक चीज़ करके पढ़ना है, एक एक टॉपिक को। चालू करते हैं भाई, टाइम नहीं है ज़्यादा, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसा फ्लो चार्ट आपको बनाना है, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो जी, फैंटास्टिक, आगे बढ़ो। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा का स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। चलो, पहला है हमारे पास भाई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे लिखा है पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्टली जाके उस इंसान से पूछ कर कि भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं ना, मुझे हंसी भी आती है, उस पर बड़े मीम्स वगैरह ही बनते हैं, भाई इंसान घायल पड़ा है, तुमसे पूछ रहा हो भाई ये कैसा लग रहा है आपको, आपका एक्सीडेंट हो गया है, भाई कैसा ही लगेगा उसको, बेचारा गिर गया, उसको लगी है, तो उसको तो भी मन करेगा ना, वो रोए, या उसको दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल जाना है, घबराया हुआ है, तो मुझसे जाके पूछ रहे हो भाई आपको कैसा लग रहा है, वो होता है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट एंड कंडक्ट्स ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। अभी मैंने बताया ना भाई साहब कैसे गिर गए, क्या हो गया, ये क्या है, डायरेक्ट इंक्वायरी है, तुरंत जाके पहुंच गए ऑन द स्पॉट कि बताओ मुझे गिरे तो गिरे कैसे, लगी है क्या, कैसा फील हो रहा है ना। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है। यहाँ पे ये भी फर्स्ट हैंड है, खुद से जाके पूछ रहे हैं ना, वो खुद से मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्राइमरी डेटा। सो द इन्वेस्टिगेटर गोज टू द फील्ड पर्सनली, कॉन्टैक्ट द रिस्पॉन्डेंट्स एंड कन्विंस देम इन गिविंग द इन्फॉर्मेशन अंडर स्टडी। तो भाई वो खुद जाते हैं, तो आप बताइए, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कैसा हुआ, क्या हुआ, है ना, वो बताने को इच्छुक नहीं रहता, लेकिन बाकी सब जरूर आ जाते हैं हाय कहने टीवी पे, है ना। इट्स अ फनी इंसिडेंट टू बी ऑनेस्ट, है ना। सो इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाके रिस्पॉन्डेंट से मिलते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हमारा स्टडी चल रहा है, आप इसके बारे में बोलिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज तक या कोई भी पर्टिकुलर टीवी का आप वो ले सकते हो, न्यूज़ चैनल है ना, कि डैश डैश हमारा न्यूज़ चैनल है, आज हम इसका रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं, तो लोग पीछे आ जाते हैं बताने अपनी राय, है ना, कि हम टीवी पे लाए हैं, तो सब आ जाते हैं कि हमें भी आना है टीवी पे, हमें भी आना है ना। तो इसका मतलब क्या रहता है कि आप ऐसी किसी से भी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप इन्फॉर्मेशन दे दो, उनका कंसेंट तो आपको लेना पड़ेगा, राइट। सो द इन्वेस्टिगेटर और द इंटरव्यूअर हैज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग एन इंक्वायरी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स। तो जो भी इंटरव्यूअर रहता है या इन्वेस्टिगेटर रहता है, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि एक्सप्लेन कर पाए स्टडी को एंड आंसरिंग द क्वेरी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स। तो रिस्पॉन्डेंट पूछ सकता है, अब सडनली कोई इंसान तुम्हारे पास आके पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, तो आप ये तो पूछोगे ना भाई आप पूछ क्यों रहे हो कौन। तो आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप पूछे सामने वाले से कि आप जो इंक्वायरी कर रहे हो आप कर किसके लिए रहे हो, है ना। तो ऑफकोर्स आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो जब भी हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन या पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट आप डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट से जाके इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर। आई थिंक वो एक्सीडेंट वाला तो तुम्हें याद रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं आप सब, ठीक है जी, फाइन। आगे बढ़े, चलो जी। सो द इंटरव्यूअर कैन रिक्वेस्ट द रिस्पॉन्डेंट टू एक्सपैंड ऑन आंसर दैट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, है ना। एक्सपैंड का मतलब कि और ज़्यादा डिटेल में बताइए। एंड द विजुअल रिएक्शंस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स कैन प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, जैसे कि हमें पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विशेस टू कंडक्ट अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी रिगार्डिंग bathing soaps used by people of Delhi. For this, Hindustan Unilever will select some investigators who will approach the people of Delhi and collect the necessary data. It is necessary that in such a cases, the investigator has a keen sense of observation and he is very polite, patient and courteous. He must be skillful, tactful, accurate, amiable. Amiable का मतलब क्या रहता है कि आप फ्रेंडली हो, सोशिएबल हो, है ना, एंड न्यूट्रल. अब देखो क्या होता है ना, डेटा कलेक्ट करना तो आसान नहीं है, इन्वेस्टिगेटर बनना तो आसान नहीं है. आपको हर तरीके से लोगों से डील करना पड़ेगा. कुछ लोग होते हैं जो एक बार में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं एकदम ढीठ, आप कितना भी घुमा फिर आके पूछ लो नहीं बताते वो, है ना. कुछ लोग थोड़े गुस्से वाले होते हैं, तो आपको सब तरीके से हैंडल करने वाले. अगर आप खुद ही इतने गुस्से वाले होंगे, है ना, कि भाई साहब बताइए आपका नाम क्या, बोले कि मैं नहीं बता रहा क्या काम है, तो आपने उसको तुरंत एक जड़ दिया कान के नीचे. ऐसे नहीं बन सकता आप इन्वेस्टिगेटर. आप में भी कुछ खूबियाँ होनी चाहिए. कौन कौन सी खूबियाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नेसेसरी ट्रेड्स एनी इन्वेस्टिगेटर हैज. आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आप ना जज नहीं कर सकते भाई, आप इन्वेस्टिगेटर हो, आपका काम है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ना कि ना सजेस्टिव होके भाई साहब आपका नाम अच्छा नहीं है, आपने ये नाम क्यों रख लिया, ऐसा नाम कौन रखता है. आपको ये सब नहीं करना है, जो नाम है चुपचाप से लिख लो, है ना. अपनी राय नहीं देनी, अपनी टिप्पणी नहीं देनी है आपको. आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, आप डेटा कलेक्ट करके आ जाओ, अपनी टिप्पणी नहीं देनी, ना कोई ऐसे आपको ऐसे कोई कंक्लूजन्स बनाने हैं उसको लेके, राइट. आपको एक्यूरेट लिखना है, जो बोल रहा है वही लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना. टैक्टफुल, स्किलफुल, है ना, सिचुएशन के हिसाब से आपको चीज़ों को डील करना पड़ेगा. तो ये सारी खूबियाँ किस में होनी चाहिए, एक इन्वेस्टिगेटर में होनी चाहिए. तो जैसे कि इसमें क्या लिखा है कि भैया ये कंपनी को सोप्स के बारे में पता लगाना था कि भाई कौन कौन से सोप यूज़ हो रहे हैं दिल्ली में, तो उनने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंट किया, 15 इन्वेस्टिगेटर लगाया कि भाई ये तुम्हारा इलाका है, यहाँ एक एक करके आपको जाना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना है. तो प्राइमरी डेटा है, बिकॉज उनने अपॉइंट किया किसी को कि प्लीज़ जाके हमारे लिए आप अपॉइंट करके आओ. एजेंसी से अपॉइंट करती हैं, तो क्या होता है प्राइमरी डेटा, राइट. क्लियर, समझे सब इस चीज़ को जल्दी से. सो दीज आर द क्वालिटीज़, है ना, एक क्वालिटी जो एक इन्वेस्टिगेटर्स में होना चाहिए. मैं लिख दूँ यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे, ठीक है. मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि भाई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. गॉट इट स्टूडेंट्स, पक्का. चलो क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, फटाक से. कैसे, फटाक से, ओके. चलो फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. होपफुली स्टूडेंट्स आपको मेरे अटपटे एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रहे और अपने एग्जाम्स में जब आप दो तो आपको एकदम तुरंत क्लिक हो जाए कि मैम ने क्या समझाया था, कैसे आंसर करना है. फाइन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ से, रिस्पोंडेंट से. ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं. सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड. अब ये मेथड कहाँ चल सकता है कि भाई डायरेक्टली जाके पूछो लोगों से, कहाँ पॉसिबल है, जब हमारा एरिया स्मॉल हो, है ना, तभी तो. अब भैया तुम बोल दो पूरी इंडिया में हो पाए, वो सेंसस में ही हो सकता है, वैसे पॉसिबल नहीं है. सेंसस एक एग्जाम्पल है हमारे लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का, है ना, उसमें कितने सारे हम लोग एम्प्लॉय करते हैं. सो व्हेन डिटेल इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड, जब मुझे पता है कि मैं इन्फॉर्मेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, उसी इंसान से जाके पूछना पड़ेगा. जैसे एक लॉयर है, अगर उसको केस लड़ना है तो उसको रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली जाके बात करनी पड़ेगी. वो किसी अरे गहरे से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. तो अगर आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है तो आपको डेफिनेटली उसके लिए बहुत श्योर हो रहना पड़ेगा. तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करो. नेक्स्ट है व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड. जब आपको एक लिमिटेड एरिया को कवर करना है तो उस केस में बिल्कुल आपको ये वाला मेथड सूटेबल रहेगा. लार्ज एरिया के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉस्टली बहुत हो जाएगा. Now, when the nature of inquiry is confidential, अगर आपको confidential information चाहिए तो आप ढिंडोरा तो नहीं पीटोगे, फिर तो आप चुपके से जाकर पता लगा लो ना कि क्या हो गया, क्योंकि confidential है, secrecy maintain करनी है. When maximum degree of accuracy is needed, हमें जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, हम चाहते हैं कि जो डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, आप बिल्कुल भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कोई घपला हो, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो. एंड व्हेन द इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी, हम चाहते हैं कि भाई ओरिजिनल चीज़ हो, हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, हम खुद जाके कलेक्ट करके आए इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी तरह चोरी नहीं कर ली हमने, तो ओरिजिनल है, राइट. So this method gives satisfactory results if the scope of the inquiry is narrow and investigator is fully dependable and unbiased. ये को unbiased क्यों आ रहा है, मैंने क्या बोला, अपनी टिप्पणियाँ नहीं देनी, न्यूट्रल रहना है. आप किसी को अनबायस्ड नहीं रह सकते,
मतलब सॉरी बायस्ड नहीं रह सकते, अनबायस्ड आपको रहना है, बायस्ड नहीं रह सकते, है ना। देखो कई बार होता है जैसे कि हम किसी पार्टी के बारे में कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों के पॉलिटिकल व्यूज़ को सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। अब भाई आप किसी और पार्टी के सपोर्टर हो, वो किसी और पार्टी के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं आप लोगों को खून खोने लगे और तुरंत आप बोलो कि भैया मेरे पार्टी के बारे में आपने कैसे बोला। ये नहीं कर सकते आप। आपको उसके सामने वाले की राय सुननी है, जो वो बोल रहा है उसको एग्जैक्टली वैसे लिखना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दो। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ, ओके, क्लियर, पक्का समझ रहे हैं हम? ओके। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मेरिट्स का मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स। पहला क्या है भाई? ओरिजिनलिटी। बढ़िया आपको एकदम ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हम खुद से जाके चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी और से चोरी नहीं कर रहे हैं, तो ओरिजिनल कॉन्टेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायबल एंड एक्यूरेसी, बिकॉज अभी हमने देखा कि सूटेबल तभी है जब हम कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हमें किसी इंसान को भेजना पड़ेगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन आएगी ताकि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आएँ। सो दिस मेथड फैसिलिटेट्स कलेक्शन ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथेंटिक होनी चाहिए चीज़, एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, एंड द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज बाउंड टू बी मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट। फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक एज द इन्वेस्टिगेटर कैन वेरी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड सीक डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन। तो फ्लेक्सिबल है हमारे लिए, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं, किसी और से जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आती है। सेकेंडरी सोर्स में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं रहती बिकॉज कोई और आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप जब खुद से चीज़ें कर रहे हो तो आप खुद से सारी चीज़ें करोगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। समझे कि नहीं समझे ये वाली चीज़ को? ओके। देन वी हैव यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज यहाँ पे जो डेटा कलेक्शन है आप खुद से कर रहे हो तो यूनिफॉर्म डेटा मिलेगा। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो गेट कलेक्टेड अलॉन्ग विद द रेगुलर इन्फॉर्मेशन विच में प्रूव टू बी हेल्पफुल इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। सपोज जैसे कि मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ कि मैं बस्ती में गई ये जानने कि भाई कितने लोग उसमें पढ़े लिखे हैं कि नहीं, लेकिन जब मैं बस्ती में खुद से डेटा को कलेक्ट करने गई तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, पानी की प्रॉब्लम है। मैं रिसर्च करने गई हूँ किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने बाकी चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया, तो मेरे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो काम आ सकती है, राइट। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। वहीं पर अगर मैं किसी न्यूज़पेपर से चीज़ों को उठाती तो मुझे पता चलता क्या कि ये दिक्कतें भी हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे, आप समझ रहे हैं कि हम लोग पर्सनल इंटरव्यू की तरह देख रहे हैं, चीज़ों को जाके खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो मैंने चीज़ों को एनालाइज किया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दिस मेथड अलाउज यूज ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं किसी भी टाइप के। जैसे कि कई बार वुमेन हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनर्स वगैरह बनते हैं, लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, है ना। तो आपने देखो कई बार महिलाओं को सिलेक्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग गाँव में, अलग अलग बस्तियों में भेजा जाता है, ताकि आप उनको समझा सको, उनका ओवरव्यू लो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों की जाती है? ताकि उनके पास ऐसा कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ना आए और कैसे वो हैंडल ना कर पाए। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम ये सारी चीज़ों को करते हैं, राइट। सो दिस मेथड हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्लियर, समझ गए? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, अब डीमेरिट्स। हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ नहीं कर सकते, अगर अच्छाई है तो बुराई तो होनी होनी है। तो सबसे पहले ज़्यादा एरिया को हम कवर नहीं कर सकते बिकॉज बहुत पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल है, एंड बहुत लिमिटेड स्पेस में ही हो सकता है बिकॉज इसमें खर्चा टाइम दोनों ज़्यादा लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मेरे पास बहुत बड़ा एरिया होगा तो उसको कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ कवरेज इज़ कंसिडरेबली वाइड एंड वेल मेनी रिस्पॉन्डेंट्स आर टू बी कॉन्टैक्टेड। सेकेंड है हमारे पास एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। सो दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, अभी मैंने आपको बताया। एंड पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब रहता है कि आपका बायसनेस, आपकी जो सोच है, कई बार उसको इम्प्लीमेंट कर जाती है ना। इन्वेस्टिगेटर का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, जिसने तरीके से उसने कुछ अलग तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, वो सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। द बायसनेस जिसके बारे में बता रही हूँ। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पॉन्डेंट्स। जैसे कि मैं ऐसे इनडायरेक्टली प्रेशर बना रही कि नहीं आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए ना, हाँ होना चाहिए ना, तो सामने वाला बोलते ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक है होना चाहिए, तो आपने लिख दिया हाँ, ये बोल रहे हैं यस,
ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, है ना, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो मैं देख रही हूँ कि एक को बहुत पीटा गया था, तो मैंने बोला नहीं नहीं यार तुम्हारे साथ तो बहुत बहुत हुआ है, तुम्हारा तो डोमेस्टिक वायलेंस है। दूसरे से मैंने बोला अरे ठीक है इतना से तो लगा है, तुम तो बोल देना ऐसी लगी, इतना तो चलता रहता है, लड़ाई लड़ाई होती रहती है। तो सारे बोले हाँ ठीक है लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है। तो मैं ऐसे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, है ना, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे उसको लिखना पड़ेगा। मैं उसको क्वेश्चन समझा सकती हूँ, है ना, मैं उसको क्वेश्चन समझा सकती हूँ, पर मैं उसको आंसर चेंज करने को नहीं बोल सकती, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट। डन। देन ट्रेन पर्सनल, आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटर की खूबियां देखी थी, क्या क्या थी। आपको पोलाइट लेना है, काम रहना है, न्यूट्रल रहना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सोशिएबल आपको होना चाहिए, न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ये सारी क्वालिटीज़ देखी थी। सो द एंटायर सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटर कि आप कैसा डेटा लेके आ रहे हो। तो जो इन्वेस्टिगेटर है ना भैया वो बहुत ट्रेंड होना चाहिए, उसमें बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको गिनवाई, तभी आपकी जो पूरा जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो सक्सेसफुल हो पाएगी। टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का समझ गए इस चीज को हम। ना व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो पहला क्या है, इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब ये बहुत ज़रूरी है भाई। कई बार क्या होता है ना, क्योंकि ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क वाला काम है, माता पच्ची वाला काम है, अगर मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो आपको ना अपना टेम्परामेंट नहीं खोलना है, आपको बहुत कूल रहना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा। टीचर्स का भी टेम्परामेंट बहुत टेस्ट किया जाता है। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 65। मैम कौन सा पेज खोलना है, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 65। मैम कौन सा पेज खोलना है, टीचर ने लिख दिया बोर्ड पे पेज नंबर 65। मैम विच पेज डू वी हैव टू ओपन, पेज नंबर 65। यू ऑल मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, है ना। टीचर इरिटेट हो गए, अरे भाई 65, फिर टीचर का कुछ नहीं होता, खुद जाके बेचारी वो पेज नंबर खोलने लगती है कि ठीक है ये क्वेश्चन, ये देखो ये है आपका पेज। तो टेम्परामेंट ना बहुत रखना पड़ता है एक टीचर को, एक इन्वेस्टिगेटर को, राइट। समझे इस चीज को कि नहीं समझे, सॉरी, ओके। सो इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न एरिया, है ना। अब तुम किसी बस्ती में जाकर अंग्रेजी की टांग तोड़ोगे तो सामने वाला तुम ही तोड़ देगा, भैया ये कहाँ से आ गया अंग्रेज, इसको भगाओ। हम जिस एरिया में रहते हैं या जिस एरिया में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना भाई, तभी तो इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। ऐसी थोड़ी ना आपको वेल वर्स्ड, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है विद द ट्रेडिशन एंड द लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट, सिंपल एंड अनएम्बिगियस क्वेश्चंस। अनएम्बिगियस का मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने आपको, है ना। अदालत नहीं चल रही आपकी जहाँ पे आप बोल रहे हैं क्या आप वहीं थी, लेकिन अभी तो आपने कहा आप वहाँ नहीं थी, ऐसे नहीं करना है ना। आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको क्लैरिटी लेके आनी है भाई सामने वाले के दिमाग में कि उसको क्वेश्चन समझ आए। एंड नो पर्सनल बायस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो अगेन बार बार चीज़ें आपको पता चल रही हैं, समझ गए। चलो लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये समझ गए, तो इसी के साथ हमारा पर्सनल इंटरव्यू होता है खत्म। सेकंड आते हैं हमारे पास, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब ये कैसे डिफरेंट है सीखते हैं। So under this method, the investigator approaches third parties who are in the possession of information about the subject of inquiry. कि डायरेक्टली तो हम जाके सामने वाले से नहीं बात कर पा रहे किसी रीजन की वजह से, तो हम थर्ड पार्टी के थ्रू जाके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। द पर्सन टू whom these questions are put are known as witnesses. तो देखो आपको ना कई बार MCQs में देखने को मिलेगा, if the information is collected directly from the witness, so whether it is indirect और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया, डायरेक्टली फ्रॉम द विटनेस, तो लोगों को लगता है अरे भाई इसमें तो डायरेक्ट वर्ड आया है, इसमें भी डायरेक्ट है, जय होएगा, जय नहीं है भाई, ये समझिए आप। अगर मैं बोल रही हूँ इफ द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द विटनेस, तो विटनेस क्या है, एक थर्ड पार्टी है कि नहीं है, और थर्ड पार्टी है तो हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो ये हमारे पास ना कीवर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू में फंसाया जाता है हमें, है ना। तो फंसना नहीं है भाई साहब, ठीक है।
सो आपको समझ आ गया, विटनेस के थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जो एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, सपोज मैं डायरेक्टली जो भी है पर्सन, कंसर्न पर्सन, उससे नहीं मिल सकती, तो जो थर्ड पार्टी उससे एसोसिएटेड, मुझसे पूछूंगी ठीक है अभी वो रिकवर कर रहे हैं, कैसे एक्सीडेंट हुआ आप बताइए, कैसे क्या हुआ। तो इनडायरेक्टली मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ किसी और के बारे में, लेकिन उस पर्सन से कर रही हूँ जो उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज और द रिस्पोंडेंट्स आर रिलेक्टेंट टू द पार्ट विद इन्फॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। कई बार क्या रहता है कि मुझे पता चलता है कि यार उस लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो फिर उसके रिसोर्स पर्सन जो एसोसिएट पर्सन है मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, राइट। या मुझे थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन लेनी है फॉर अ लार्जर एरिया, तब मैं ये वाले इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट लूंगी। Now the investigator prepares a small list of questions related to the investigation and these questions are asked from the different persons and their answers are recorded, है ना। जैसे कि मुझे जानना है भाई इस पर्टिकुलर एरिया में आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, तो मैं एक एक से सबसे इन्फॉर्मेशन निकाल रही हूँ, उसको मैं अपने पास रिकॉर्ड करके रख रही हूँ, है ना। तो डिफरेंट रिसोर्स पर्सन से आई एम टेकिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में वो काउंट होता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, समझ आया इसका पॉइंट ऑफ व्यू? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ गए ना इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। This type of inquiry is usually conducted by the police department and inquiry committees appointed by the government, है ना। इधर उधर से इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, डायरेक्टली जाके रिस्पोंडेंट से बात नहीं कर सकते। पुलिस केस हो रहा है, क्या तुमने उस आदमी को यहाँ पे देखा, ठीक है वो मर्डर करके भागा हुआ है, बताओ मुझे, है ना। सीआईडी की याद आती है मुझे, ऐसे कुछ सिनेरियो आता है तो, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। यस एग्जैक्टली, कुछ तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को पता लगाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इधर उधर से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई मांजरा क्या है, क्या गड़बड़ है ना। तो सपोज स्टूडेंट्स वी वांट टू स्टडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज हु स्मोक, बताओ कैसा एग्जांपल है। और ये है ना, मैं ये बता रही हूँ, कॉलेज छोड़ो इसकी जगह स्कूल भी लिख सकती हूँ मैं। High school students, 11, 12 students, make sure you're not involved in all these, right? So suppose you want to study the number of students of a college who smoke. For this purpose, personal investigation cannot be successful. अब मैं जाके तुमसे पूछूंगी भाई तुमने चोरी करी, क्या बोलेगा मैं थोड़ी ना करी, कौन बोलता है हमने चोरी करी। अगर मैं किसी पूछूंगी do you smoke? No ma'am, we don't do such stuff, we are very naughty but we don't do such stuff, ऐसे बोलते हैं। कौन बोलेगा, गलत चीज़ को कौन एडमिट करेगा। तो हम ना नोटिस करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं भाई तुम्हारी क्लास में कौन कौन है, प्यून से पूछ रहे हैं ये 11, 12 वाले बच्चे दिखे क्या, करते हैं क्या। या अगर हम पूछें कि कॉलेज में, है ना, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एडमिट नहीं करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ होगी तो बिल्कुल एडमिट करेंगे कि हमने करी है, कि भाई आपका फेयरवेल बड़ा सक्सेसफुल रहा, क्या क्या किया आपने, तो खुशी 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 बताएगा ना आदमी। लेकिन आप मुझसे ऐसी चीज़ पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स वो चीज़ें छुपाएंगे, तो मुझे पता है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से तो कोई आंसर नहीं आने वाला, तो मुझे इधर उधर से पता लगाना पड़ेगा, राइट। So as students may not provide correct information as regards their smoking habits. To get the information, the investigator or has to contact the person who are close to the respondent, like friends, lecturers, neighbors, relatives, etc. to know the information. Because directly information तो कतई नहीं मिलने वाली, कोई नहीं बोलेगा, आपको information पता लगानी पड़ेगी, right? समझे कि नहीं समझे? ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? क्या हम सब चीज समझते हुए चल रहे हैं आगे? चलो ना, सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। अब ये वाला जो मेथड है कहाँ चलेगा भाई? When the concerned informants are unable to give information due to their ignorance or they are not prepared to part with the information. या तो जो रिस्पोंडेंट है वो आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता या उस स्थिति में नहीं कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। सेकेंड है जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बिकॉज कितने सारे बच्चे स्मोक करते हैं, वो एरिया बड़ा है ना, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट हैज़ टू बी गैदर्ड। अब जैसे कि मुझे किसी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जाननी है, तब मुझे ये वाला मेथड लगाना चाहिए। Now when the problem of investigation is complex and needs experts opinion, तब आपको चाहिए। देखो याद रखना दोनों में डिफरेंस क्यों है। पर्सनल इंटरव्यू हम हर केस में नहीं कर सकते, इन एवरी केस वी कैन नॉट डू पर्सनल इंटरव्यू, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। तो इनडायरेक्टली मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं खुद से ही करूंगी, इसलिए वो प्राइमरी में आ रहा। तो आप ये मत सोचना कि मैम सेकेंडरी में क्यों नहीं आ रहा, हम तो डायरेक्टली उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन तो आप कनेक्ट कर रहे हो ना,
डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करो, सो दैट इज वाई वो क्या हो जाएगा मेरे पास, आप प्राइमरी डेटा में ही आएगा। क्लियर, समझ गए सब इस चीज को? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑल ऑफ यू, फास्ट। डन। What are the merits? Let's see. पहला है वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा एरिया को हम कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिकल भी है बिकॉज अगर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम खर्चा इसमें लगेगा, एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती बिकॉज आप थर्ड पर्सन के थ्रू इस चीज़ को कवर कर रहे हो, एंड एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपको मिल जाता है। सो दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। द मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल biasness, as जिसको हम लोग prejudice भी बोलते हैं, as information is collected from the persons who are well aware of the situation, and यहाँ पे under this method an investigator can seek opinion of the experts, तो यहाँ पे थोड़ा एक better freedom आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे biasness वाला ज़्यादा फंडा है नहीं, इकोनॉमिकल भी है as compared to the direct investigation, and wide coverage भी आपको देखने को मिल जाएगा, right? Take a screenshot. डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली तो करेक्ट कर नहीं रहे हो, तो कई बार दूसरों को फंसाने के लिए बोलते हैं हाँ हाँ ये करते हैं, बिल्कुल करते हैं, स्मोक करते हैं, इनको पकड़ के ले जाइए, हाँ ये रैगिंग करते हैं, पकड़ के ले जाइए। कई बार इन्फॉर्मेशन भी तो गलत हो सकती है ना। सो द रिजल्ट कैन बी, हमें पता है एरनेस का मतलब होता है एरर हो सकता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर पर्सन, नॉट डायरेक्टली विद द पर्सन कनेक्टेड टू इट। लैक ऑफ एक्यूरेसी, बिकॉज आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन, तो एक्यूरेसी में भी दिक्कत आ सकती है। एंड पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, अगर उस चीज़ से मुझे खुन्नस है, मुझे उस इंसान से खुन्नस है, और कोई मुझसे पूछेगा वो बुरा इंसान, बोला हाँ बहुत ज़्यादा बुरा है, बुरा बहुत बुरा है, तो ये होता है, तो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो थोड़ी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देख के परख के, इसलिए इन्वेस्टिगेटर को बड़ा ध्यान से चुनना पड़ता है भाई, ठीक है, जो इन सारी चीज़ों को पता लगा पाए, उसको पता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है तो पक्का खुन्नस में काम कर रहा है, इसके इन्फॉर्मेशन को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, किसी रिलायबल पर्सन से पूछूंगा, है ना। चलो समझे कि नहीं समझे? चलो, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपको लगता है क्या कोई इधर है क्या स्मोक वगैरह करता है? नहीं हमें नहीं पता। उनको पता होगा तो ये बोलेंगे नहीं हमें नहीं पता, हमें क्या पता, हमें कुछ लेना देना नहीं है, नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे ये सब, हमें मारेंगे, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेंट जो है आपका, जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, आपको इन्फॉर्मेशन देने में, आपका फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आप ऐसे लोगों से इन्फॉर्मेशन मत लो, राइट। सो सिंस द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन providing the information is not at stake, the collected information is often vague and unreliable. Vague का मतलब रहता है not clear, lack of uniformity, जैसे कि अब वो कभी पलट सकता है ना, नहीं नहीं वो तो करते हैं स्मोक, फिर आपने फिर से कंफर्म किया नहीं हम तो ऐसे ही कह रहे थे, मजाक में कह रहे थे, नहीं करते वो स्मोक, पलट गए, क्या कर लोगे आप? तो दैट इज वाई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहती है, राइट। सो द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्सन में नॉट बी होमोजीनियस एंड कंपेरेबल। एक ने बोला अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे सर हैं, एक बोलते नहीं नहीं वो सर तो बहुत बेकार हैं, तो आप दोनों में से कैसे जानोगे? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं, है ना, तो कंपेयर करने में कई बार इशू हो सकता है, तो समझे, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि दिमाग में बैठे। अटपटा एग्जाम्पल्स दिमाग में बैठते, कितना भी अच्छे एग्जाम्पल दे दो दिमाग में नहीं बैठता। अभी स्मोक के वाले पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं तो सबको याद रहने वाला है, राइट। Take a screenshot of it fast. Done. Then what are the precautions? कौन कौन से भाई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम ये कर रहे हैं कि पहले तो इन्फॉर्मेंट देख लो वो सही है कि नहीं। सो द नंबर ऑफ द विटनेस शुड बी फेयरली राज, है ना, ताकि अब एक इंसान से दो इंसान से पूछ लोगे, एक ने बोल दिया कि यार ये तो अच्छा है, एक ने बोल दिया ये तो बहुत बुरा है, अब कैसे पता चलेगा? फिर आपको ज़्यादा लास्ट डेटा कलेक्ट करो ताकि आप मेजॉरिटी वाइज देखो चीज़ों को। वंस दोज विटनेस शुड बी कलेक्टेड हु पोजेस द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रपोज इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं आप विटनेस को लो जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जो ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो, है ना। हर किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जा सकता। Now the investigator should neither disbelieve nor completely believe the information provided by the witness. ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बिलीव ही कर लो आंख बंद करके, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दो।
इसलिए हम बोलते हैं ना कि आपको जो एज एन इन्वेस्टिगेटर आपकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ताकि भाई जज कर पाओ थोड़ा बहुत ही सही, पूरा तो हम जज नहीं कर सकते, लेकिन इतना पता लगा कि भाई कौन सा इंसान रिलायबल है, कौन सा सही बोल रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा है। Effort should be made to make cross check system to ascertain the accuracy। जब भी थर्ड पार्टी सिस्टम के थ्रू कुछ भी होता है ना, तो आपको एक्यूरेसी तो चेक करानी पड़ेगी, थोड़ा ना थर्ड पार्टी चेक कराना ही पड़ता है, क्रॉस चेक। नाउ इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द इंटरव्यूअर्स आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच एंड द विटनेसेस आर नॉट, जब हम लोग बात करते हैं ना बायसनेस की या प्रूडिशियसनेस की, इट्स इन द फेवर ऑफ एन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बायसनेस वाला तो पॉइंट कहीं भी नहीं होना चाहिए। देखो बायसनेस, यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ों तो आप हर प्रिकॉशन में लिख सकते हो। प्रीजुडिकल का मतलब रहता है स्टूडेंट्स बायसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो डन, पक्का। तो जल्दी से दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने बुक्स में भी सब जल्दी से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कवरेज। जब मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करती हूँ, थोड़ा स्मॉल कवरेज रहता है, बिकॉज हम ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेड एरिया आप कवर कर सकते हो। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द लिमिटेड एरिया। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट वे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड तक हम लोग कवर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो एरिया रहता है वो लार्ज रहता है। अ वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, द डेटा कलेक्टेड इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर, बिकॉज आप डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ का डेटा ओरिजिनल माना जाता है। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी लैक करती है, बिकॉज आप किसी विटनेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, रिस्पोंडेंट से नहीं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन रिस्पोंडेंट एंड विटनेस इज होपफुली इज क्लियर। Now, the information collected by the investigator is more reliable and accurate because आप directly respondent से जाके बात कर रहे हो, respondent से पूछ रहे हो कि भाई क्या हुआ। और यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे वो अपनी कहानियाँ वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है जो डेटा मेरे पास आया है वो इतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं हो, ट्रस्टवर्दी नहीं हो और एक्यूरेट नहीं हो, तो थोड़ा क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनरिलायबलनेस, इनएक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इनडायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है हमारे पास ये डेटा थोड़ा ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू, ये ज़्यादा कॉस्टली है, बिकॉज यहाँ पे आपका ज़्यादा मैन पावर और ज़्यादा मनी लगता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं हमारे ये वाले सिनेरियो की इनडायरेक्ट वे में, तो इससे तो इकोनॉमिकली है कंपेयर करें तो, राइट। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। समझे कि नहीं समझे यहाँ पे डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बीच में? मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाते हुए चलूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, पक्का? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। So under this method, local agents or correspondents are appointed and trained to collect the information from the respondents. तो information from correspondents का मतलब क्या रहता है? Agents। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको लोकल, जैसे कि आपने पुलिस केस वगैरह में देखा है कि मैंने अपने एजेंट्स को बोल दिया, पता लगा कि बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स। आपने लोगों को ट्रेन कर रखा है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसमें याद रखना जो लोकल एजेंट्स रहते हैं, करस्पॉन्डेंट्स जो रहते हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है उस एरिया की। तो ये आपको क्राइम ब्रांच, है ना, पुलिस केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पुलिस भी एक लिमिटेड एरिया को जानती है ना, लेकिन ये जो लोकल एजेंट्स रहते हैं वो अपने अपने एरिया को अच्छे से जानते हैं। तो सपोज मुझे किसी और सिटी के दूसरे एरिया में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये लोकल एजेंट्स मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन ला के देंगे। Agents or correspondents collect the data by their own ways or methods and send them to the investigator। अब वो कैसे भी कलेक्ट करें, उसका पीछा करके करें, किसी और से पता लगा के करें। हम देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे, आपने क्रिमिनल वाली चीज़ें जो देखी होंगी, है ना, मिस्टीरियस वाली जो सीरीज वगैरह देखी होंगी, उसमें ये रहता है कि कैसे आप पता लगा रहे हो, इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता लगता है, वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है ना। तो ये जो रहता है बहुत ज़्यादा एनोनिमस रहता है, पता नहीं चलता कि भाई कौन किसका एजेंट है, और वो आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। भाई मेरा पक्का बंदा है, राइट हैंड है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन ला के देगा मुझे, राइट। तो ये आपको समझ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एजेंट्स एंड करस्पॉन्डेंट्स की हम बात कर रहे हैं। So this method of collecting primary data is used when information at regular intervals of time is to be collected from different places। तो जब मुझे अलग अलग जगह से
इन्फॉर्मेशन बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे चाहिए, तो उस टाइम पे मेरे पास ये डेटा बहुत सही रहेगा, बिकॉज मैं तो हर जगह जाके इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकती, लेकिन वो जो लोकल एजेंट्स मैंने अपॉइंट किए हैं उनको अपने एरिया के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, तो जब मैं उनसे पूछूंगी तो मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन ला के दे पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, करस्पॉन्डेंस के थ्रू हम ये बोल सकते हैं, करस्पॉन्डेंस लिख लो, एजेंट्स के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। डन, पक्का। सो दिस मेथड इज ऑफन अडॉप्टेड बाय न्यूज़पेपर्स एंड, जैसे कि हमें पता है अब एक न्यूज़पेपर है, एक हमारा नेशनल न्यूज़पेपर है, अब हर जगह हर दिन जाके अलग अलग तो इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आते हैं, उन्होंने अपने अपने डिफरेंट एजेंट्स वगैरह रखे हैं जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचा देते हैं, फिर जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लगती है उसको आप न्यूज़ की तरह पेपर में पब्लिश कर देते हो, राइट। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको लिखा है, वो सकता है पॉलिटिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कोई अलग कोई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, उसके बारे में। तो ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको अलग अलग रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंटरेस्टेड इन द डिमांड फोरकास्ट ऑफ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स. The correspondents are asked to collect the information of different types of clothes and the quantity purchased by some selected families or quantity sold in some reputed shops every month. These data are sent to the investigator. तो उनको अगर जानना है भाई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमें ये पता लगाना है कि क्या डिमांड चल रही है अलग अलग क्लोथ्स की, तो मैंने अलग अलग एरिया के लोगों को बोला, लोकल एजेंट्स को, कि जाके पता लगाओ और मेरे तक इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तो जब मुझे वेराइटी ऑफ एरियाज की, प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल क्या रहता है कि मैं लोकल एजेंट्स एंड करस्पॉन्डेंट्स को हायर करूं अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने उनको हायर किया कि भाई इन्फॉर्मेशन पता लगा के आओ, तो इसलिए वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपके लोकल एजेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए और आपके वफादार होने चाहिए, तभी मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, पक्का। सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, ये वाला मेथड कहाँ चलेगा भाई, when regular and continuous information is required, when the area of investigation is very large and when a high degree of accuracy is not required. क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग एजेंट से कलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई एक एजेंट नहीं है, कोई दो एजेंट नहीं, बहुत सारे एजेंट्स हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो एक्यूरेसी में दिक्कत आएगी। तो अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में मुझे पता लगाना है, तो ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर भी चलेगा, तो ऐसा कोई डू एंड डाई सिचुएशन नहीं। लेकिन किसी के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता लगाना है, तब मैं ये यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे एक्यूरेसी चाहिए, है ना। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। वहीं पे अगर मेरे को बहुत बड़ा डेटा चाहिए, बहुत लार्ज इन्फॉर्मेशन चाहिए, अलग अलग एरिया से चाहिए, तो मुझे ये वाला सूटेबल रहेगा। एंड यहाँ पे मुझे कंटिन्यूस बेसिस पे इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर्स को तो रोज इन्फॉर्मेशन चाहिए ना भाई छापने के लिए, तो उनको ये वाला बिल्कुल सही बैठेगा इन्वेस्टिगेशन का मेथड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास करस्पॉन्डेंस के थ्रू आ रही है, एजेंट्स के थ्रू आ रही है, और ये उसके कुछ सूटेबल क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। समझा इस चीज को कि नहीं समझा, ओके। नाउ मेरिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, मेरिट्स मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी मैंने बताया वाइड कवरेज, बहुत लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अलग अलग एरिया को जल्दी से कवर कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज एंड पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन, पीरियोडिक मतलब रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए एट डिस्टेंट प्लेसेस, यानी अलग अलग जगह पे मुझे अलग अलग प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड, इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू जो हमने दो मेथड्स पढ़े थे इससे पहले, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, दोनों से बेटर है और इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल वाइज, कॉस्ट वाइज बात कर रही हूँ, मैन पावर वाइज बात कर रही हूँ। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, जैसे कि मेरा स्पेशल पर्पस क्या है कि न्यूज़पेपर में डेली मेरे को न्यूज़ छापनी है, तो आप पता लगा के आओ अलग अलग जगह पे कि इंडिया में क्या हो रहा है। So this method is suitable for some special purpose of investigations and continuity मतलब regular basis पे आपको information चाहिए, किसी एक बार की information की बात नहीं कर रहे, regular आपको information चाहिए। So it is very useful for collecting regular information, ठीक है। Screenshot लीजिए इसका जल्दी से।
डीमेरिट्स देखते हैं जल्दी से। हमारे पास है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप इतने सारे एजेंट्स को हायर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो बायसनेस, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी भी हमारी कहीं ना कहीं लैक करेगी, बिकॉज अलग अलग जगह से अलग इन्फॉर्मेशन आएगी। सो ओरिजिनल डेटा इज नॉट ऑब्टेन्ड अंडर दिस मेथड ड्यू टू द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद रिस्पॉन्डेंट्स, क्योंकि कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रहता डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर का, उसने किसी कहीं और से पता लगाने की कोशिश करी है यहाँ पे। The information supplied by different correspondents often lacks homogeneity, मतलब सिमिलर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, बिकॉज सबका अलग अलग इन्फॉर्मेशन होता है, तो कंपेयर करने में दिक्कत आती है। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी बिल्कुल रहती है। बायसनेस का पार्शियलिटी मतलब बायसनेस पार्शियल होना, मतलब किसी एक की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है, या आप पार्शियल हो रहे हो, या आप दोनों में एक तरीके से न्यूट्रल होके इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। सो द पर्सनल बायसनेस ऑफ द करस्पॉन्डेंट्स मे एंटर द रिपोर्ट्स टू दैट एक्सटेंट द एक्यूरेसी इज अफेक्टेड। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी हमारी अफेक्ट करेगी। वही हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी हमें देखने को नहीं मिलती, बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा बड़ा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो बात हो सकती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, ऐसा नहीं है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन निकालना, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता ही है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट मी नो स्टूडेंट्स कि कोई भी कंफ्यूजन हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे मेथड्स है ना। प्रिकॉशंस कौन कौन से होंगे, पहला है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंट शुड बी मेड विद फुल प्रिकॉशंस। भाई जब आप किसी लोकल एजेंट वगैरह को हायर भी कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सही इंसान है कि नहीं। देन आपको ध्यान रखना है करस्पॉन्डेंस जो है भाई उसके पास कोई ऐसा बायसनेस वाला फिगर नहीं हो कि वो चीज़ों को लेके पार्शियल हो। शुड बी फेयरली लार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स रहने चाहिए ताकि वो एक्यूरेसी लेवल वाला थोड़ा लेवल तो आए। करस्पॉन्डेंट्स और द इन्वेस्टिगेटर शुड मेक मिनिमम यूज़ ऑफ देयर ओन ओपिनियन। अपना ओपिनियन तो डालना होता ही नहीं, इन्वेस्टिगेटर हो आप, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम है, आप उसमें अपना कोई ज्ञान नहीं दे सकते उस चीज़ में। एंड क्या होता है, द करस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड एंड फेमिलियर विद द प्रॉब्लम। इसलिए हम तो लोकल एजेंट्स को लेते हैं ताकि उनको उस जगह की प्रॉब्लम्स, उस जगह की चीज़ों के बारे में बेटर नॉलेज रहती है, राइट। तो आप पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, है ना, और साथ में आपको उस जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, आगे बढ़ जाए, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीफोनिक इंटरव्यूज। टेलीफोनिक मतलब फोन पे अपन ने बातचीत कर ली फुल, है ना। सो अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। बहुत सिंपल है, आई थिंक इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। टेलीफोन पे ही पता लगा लेते भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ जॉब करते थे इससे पहले, अब आप क्या चाहते हो हमारी कंपनी में, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फिर हम बोलते हैं अरे आप तो बहुत अच्छे से बात करो, ठीक है आपका टेलीफोनिक राउंड क्लियर हो गया, अब आप HR राउंड के लिए आ सकते हैं। टेलीफोनिक है, राइट। सो टेलीफोनिक मतलब टेलीफोन पर अपन ने बातचीत कर ली। सो टेलीफोन इंटरव्यू इज better in the case where the respondents are reluctant to answer certain questions in personal interviews, and many of the shows on television conduct polls with the help of telephonic interviews, and however the response rate is lower and fewer questions may be asked before the respondents gets tired of the proceedings. तो टेलीफोनिक इंटरव्यू एक थोड़ा एक आपको ना शॉर्ट तरीके से एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो जाता है, जो जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ओवर द कॉल जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन। सूटेबिलिटी देखेंगे, अगर जो रिस्पोंडेंट के पास सबसे पहले तो फ़ोन होना चाहिए भैया, फ़ोन नहीं होगा तो कहाँ से बात कर पाएंगे। सो ऑफकोर्स अ फोन इज नेसेसरी, दैट इज टेलीफोनिक कनेक्शन इज नेसेसरी, एंड द डेटा इज कलेक्टेड इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में डेटा को कवर करना है तो उसमें टेलीफोनिक ही काम आएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स, क्यों ज़रूरी है, वाइड कवरेज, अगर आप बहुत लार्ज एरिया को कवर कर रहे हो तो टेलीफोनिक ज़रूरी है भाई, तुरंत फ़ोन लगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी ओवर अ लार्ज एरिया। फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिकल है, बिकॉज सिर्फ आपको बैलेंस भरवाना है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाते हैं, बिकॉज डायरेक्टली आप उस कंसर्न पर्सन से बात करो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई थिंक दिस इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ पे आपको फोकस नहीं कर रही हूँ, है ना। डन। डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड यूज़ ही है, ऐसा नहीं कि हर बार आप टेलीफोनिक इंटरव्यू से काम चला लो, लिमिटेड यूज़ है, हर बार आप ये चीज़ कर नहीं सकते।
एंड सेकेंड क्या है, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखो एक होता है जब इंसान कोई चीज़ बातचीत भी कर रहा है ना, जैसे कि ये एक टेलीफोनिक क्यों नहीं है, हम बढ़िया बस रिकॉर्ड कर दें वॉइस और डाल दें यूट्यूब पे, आप सुनते रहिए हम क्या बोल रहे हैं, तो इतना मज़ा नहीं आएगा ना। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है, हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा है, तो बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है, बेटर क्लैरिटी आती है। सिमिलरली अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वन ऑन वन बात करूँगी तो मुझे बेटर क्लैरिटी आएगी एज कम्पेयर टू द फोन। हमें नहीं पता वो किस टोन में बात कर रहा है, कैसे एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहा है, तो टेलीफोन में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? So the disadvantage of this method is access to people. This method is not possible for people who do not own telephones. अगर आपके पास फोन नहीं है तो नहीं हो पाएगी आपसे बात, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, टेलीफोन इंटरव्यूज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट विजुअल रिएक्शंस ऑफ द रिस्पोंडेंट्स विच बिकम हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सेंसिटिव इशूज। कई बार क्या होता है कि सामने वाला बोलता है ना आई एम ओके, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं भैया ये ओके नहीं है, बिल्कुल रोने वाला है। हम कैसे फिगर आउट कर पा रहे हैं, वो तो बोल रहा है वो ओके। हमने जब उसकी पर्सनालिटी को देखा, हमने उसको देखा, क्या बोलते हैं, जेस्चर्स को देखा, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखा, तो मुझे समझ आया कि सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, सामने वाला इज अबाउट टू क्राई, ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड। तो अकॉर्डिंगली आई आस्क द क्वेश्चंस। फोन पे नहीं समझ आता कई बार, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ वाला पॉइंट, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। जब मैं आपको पॉइंट्स बता रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चनियर कैसा होता है। सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनियर pertaining to the field of investigation and send it to the respondent along with the covering letter to collect information from them. A questionnaire consists of a list of questions pertaining to the investigation. Blank spaces are left for writing answers. Usually, a self-addressed stamped envelope is enclosed for returning the questionnaire by post. Respondents are assured of the secrecy of the information supplied by them. देखो मेल्ड क्वेश्चन है इसका, एक तो होता है ईमेल, आप इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हो, एक होता है नॉर्मल थ्रू पोस्ट मेल, वो वाला भी मेल इसमें आता है, तो दोनों है, इलेक्ट्रॉनिक भी और ये भी। तो इसका मतलब क्या रहता है, क्वेश्चन है आपको पता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहता है और आपको एक स्पेस खाली छोड़ दी जाती है कि आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भरें। ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जाएगी, हमारे पास तक ही सीमित रहेगी, इस स्टडी के लिए ही सीमित रहेगी, है ना, कि आपने इस स्टडी के लिए हमें कंसेंट दिया है, बाकी स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने हमें कंसेंट नहीं दिया है। याद रखना है कि क्या होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस को लिख के उसको हम लोग एनवेलप में लिख के पूरा जो हमारा जो क्वेश्चनर है उसको सबमिट कर देते हैं, किसके पास, रिस्पोंडेंट के पास भेज देते हैं, फिर वो अपना बढ़िया अपना आंसर लिख के हमें वापस सेंड कर सकता है, राइट। तो ये किस में आता है हमारे पास, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में। क्लियर स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इट इज़ वेरी एविडेंट, है ना, जो भी हम अभी समझ रहे हैं। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय रिसर्च वर्कर्स एंड अदर ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज। जैसे कि अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं, तो मैंने सबको एक एक क्वेश्चन है मेल कर दिया, मैंने बोला आप इसको फिल करके मेरे पास पहुंचा दीजिए, है ना। तो ये क्या होता है, मैंने एक एक पर्सन से इंडिविजुअली क्वेश्चन भरवाया है एंड उसके बेसिस पे मैं रिसर्च को कंडक्ट करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ अ डेज ऑनलाइन सर्वेज एंड सर्वेज थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस लाइक SMS हैव बिकम वेरी पॉपुलर। सिर्फ आपको एक लिंक भेज देते हैं, आप उसको खोलते हो, पूरा गूगल फॉर्म खुल के आ जाता है, आप उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन भर देते हो एंड वो सबमिट हो जाता है आपका जीमेल में, आपके पास उसका सबमिट रिस्पॉन्स करके भी आ जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है, इसलिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक प्लस आपका जो नॉर्मल पोस्ट वाला जो रहता है, दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं। नाउ सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, ये कहाँ सूटेबल है हमारे लिए, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जब मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा कवर करना है, उस केस में बेस्ट रहता है कि हम लोग सर्वेस को कंडक्ट करा दें, हमारे पास मैक्सिमम डेटा भी आ जाता है एंड बेटर रहता है। लेकिन दिक्कत क्या रहती है, जब भी हम सर्वे करते हैं कई बार लोग पूरा सर्वे भर के नहीं भेजते, तो इसलिए हमने ऑनलाइन वाले में सिस्टम कर दिया है, मैंडेटरी है, अगर ये नहीं भरोगे तो सबमिट ही नहीं हो पाएगा, है ना। एंड व्हेन रिस्पोंडेंट्स आर लिटरेट एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, और मुझे पता है कि भाई जिसको मैं ये फॉर्म भेज रही हूँ सामने वाला उसका पर्पस जानता है, समझदार है और मेरे साथ कोऑपरेट करने को रेडी है कि भाई मेरे ये रिसर्च की स्टडी कर रही हूँ मैं इस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे को क्वेश्चन भर के दीजिए और इस स्टडी का पार्ट बनिए, रिसर्च का पार्ट बनिए। तो सामने वाले ने मुझे वो कंसेंट दी है, वो अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।
क्लियर? पक्का स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? चलो, व्हाट आर द मेरिट्स? अभी इसमें सबसे पहले तो यह होगा वाइड कवरेज। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं कितने सारे लोगों को सर्विस भेज सकती हूँ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ये सारी चीज़ों ने तो बहुत ज़्यादा हमारा काम आसान कर दिया है। तो ऑफकोर्स दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरीज कवरिंग वेरी वाइड एरिया। इट इज़ ओनली द मेथड टू रीच रिमोट एरियाज। अब तो सबके पास फोन्स वगैरह सब आ गए, फोन्स वगैरह नहीं है तो भाई डाक से भेज देंगे अपन, बढ़िया राखियाँ चली जाती हैं तो सर्वे भी चला ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमी की बात में करते हैं तो इकोनॉमिकल इन नेचर है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग भी इतना नहीं है एज कम्पेयर टू अदर रिसोर्सेज की कब जाएगा कब आएगा, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक तो फटाफट फटाफट हो जाता है। मनी एंड लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कम है, बिकॉज आप तो खुद से भेज सकते हो ना सर्वे के लिए, अदरवाइज आप इतने सारे लोकल एजेंट्स करस्पॉन्डेंट्स वगैरह आपने रख रखे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, तो यहाँ पे आपको लेबर मनी टाइम तीनों की बचत हो रही है। देन ओरिजिनलिटी, द डेटा आर वेरी मच ओरिजिनल बिकॉज इन्फॉर्मेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। आप खुद से वो इन्फॉर्मेशन भर रहे हो जिसको आप मतलब आपने जो भेजा है ना, मेल भेजा है, क्वेश्चनर भेजा है, वो खुद से पूरी इन्फॉर्मेशन को फीड कर रहा है आपके उसमें। तो आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि वो ओरिजिनलिटी उसमें रहती है क्योंकि उसने खुद से उस चीज़ को फिल किया है। नेक्स्ट क्या है? फ्री फ्रॉम बायसनेस, बिकॉज यहाँ पे हम नहीं कलेक्ट कर रहे ना इन्फॉर्मेशन, हमने तो आपको एक पेज दे दिया, हमने आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दे दिया, अब आप भर दो, आपको जितना समझ आता है। तो इसमें हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आ रहा है एज इन्वेस्टिगेटर, एज अ रिस्पॉन्डेंट आपको जो समझ में आ रहा है आप उसको फिल करके हमें दे दीजिए, राइट? तो यहाँ पे बायसनेस वाला मुझे कोई फंडा नहीं दिखता। सो एवरी क्वेश्चन इज इंटरप्रिटेटेड बाय द रिस्पॉन्डेंट इन हिज ओन वे, हेंस इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेन्स सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना चीज़ों को। So this method is suitable for sensitive questions, maintains the anonymous। आप अगर जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है ना कि लोग नहीं चाहते कि भाई ज़्यादा हमारे बारे में किसी को पता चले या क्या हो, तो हम बोलते ठीक है आप बस ये क्वेश्चन है फिल करके भेज दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो अगर हम सीक्रेसी चाहते हैं रिस्पॉन्डेंट की, तो उस केस में भी अगर मुझे एनोनिमस मेंटेन करना है, रिस्पॉन्डेंट एनोनिमस रहना चाहिए, तो उस केस में हम ये चीज़ को बोल सकते हैं, राइट? स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं लिया? लो भाई स्क्रीनशॉट लो जल्दी। डन। नेक्स्ट है हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ मेल क्वेश्चनियर मेथड। सो सबसे पहले तो लिमिटेड स्कोप रहेगा हमारे पास। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड। कई बार होता है कि मुझे रूरल एरियाज पे जाके कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे क्या होता है एकदम से उनको क्वेश्चनियर समझ नहीं आएगा, मुझे एक एक पॉइंट उनको समझाना पड़ेगा, उनकी भाषा में उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा। सो ये ना क्वेश्चनियर नहीं कर सकता, ये आप ही को करना पड़ेगा जाके, है ना? सो दैट इज़ वाई ये जो स्कोप है डिपेंड करता है भाई, पढ़े लिखे लोग ही जो चीज़ों को समझ सकते हैं, जो कंसेंट देते हैं, जो कॉपरेट करने को रेडी है। पढ़े लिखे का मतलब नहीं हर पढ़ा लिखा एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग नहीं होते कॉपरेटिव, है ना? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाला कॉपरेटिव हो आपके साथ इस रिसर्च में, तो ही ये रिसर्च हो पाएगी, तो ही आप क्वेश्चन है वो फिल करेंगे, अदरवाइज वो फिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। देखो कई बार क्या होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो हमें तो कुछ, कई बार क्या होता है क्योंकि उसमें लिखा रहता है ना, ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, तो कुछ तो डैश डैश डॉट डॉट कुछ भी लिख के भेज देते कि भाई ठीक है सबमिट कर दो, सरदर्द खत्म हो, है ना? एंड अगर हम लोग वैसे की बात करते हैं कि किसी कुरियर सर्विस के थ्रू जब हम करा रहे हैं, तो कई बार तो होता है कि वो आधा ही सर्वे भेजते हैं फिल करके। तो ये एक चीज़ रहती है कि हमारे पास एक लेस एक्यूरेसी आती है, लेस इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट होती है, और ज़रूरी नहीं कि जो उन्होंने लिखा है वो सही हो, है ना? सो अंडर दिस मेथड द एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड एज एक्यूरेट आंसर्स मे नॉट बी रिसीव्ड इफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। अगर कई बार क्या होता है क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आ रहे, तो उसको जो समझ में आता है वो कर देता है ना? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लैक ऑफ इंटरेस्ट। कई बार से दोस्ती यारी व्यवहार के चक्कर में हमें सर्वे वगैरह भरने पड़ जाते हैं, तो हम कैसे भी बस जो आया उसमें टिक कर दिया, देख भी नहीं रहे कि क्वेश्चन क्या उसमें लिखा है कि भैया आपके ऊपर कोई केस है, तो ने सब में यस यस कर रहे हैं, हाँ यस ठीक है, क्या आप इलिटरेट हो, यस ठीक है, क्या आपके ऊपर कोई लोन है, यस। देख भी नहीं रहे हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए, बिकॉज भाई ने बोला है सर्वे करने का, तो अपन कर रहे हैं, सर्वे भर दिया अपन ने सर्वे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चंस को देखा तक भी नहीं एक बात। तो ऐसा भी सर्वे होता है ना? तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ना उसमें, तो सम जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं may not care to fill up the questionnaire when the number of such questions may not who have not sent
back the questionnaire is very large, it is impossible to draw correct conclusion. तो आपको पता है ऐसे सिनेरियोस में जो आपके पास क्वेश्चनर से डेटा आता है उसको हम ज़्यादा रिलायबल नहीं मार सकते, उसको हम ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट नहीं कर सकते, है ना. कलेक्ट कर भी लेंगे तो हम उसको किस तरीके से जज करें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है. इसलिए ना ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके रिस्पोंडेंट्स कैसे हैं और कौन है. तो जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें बहुत सोच समझ के किसी रिस्पोंडेंट को चूज़ करना पड़ता है. ठीक है, समझ गए इस चीज़ का. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अब. चांस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन. अब देखो क्योंकि आपके सामने तो उसने नहीं भरा ना क्वेश्चनर, अब उसने क्या सोच के उस चीज़ को लिखा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपका परसेप्शन उस चीज़ को लेकर अलग रह सकता है. तो कई बार जो हमारे पास डेटा है उसको हम लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, अलग तरीके से समझ लेते हैं. सो इन्फॉर्मेंट्स मे नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट सेंस ऑफ क्वेश्चंस एंड मे नॉट आंसर सच क्वेश्चंस. Sometimes informants may provide vague and ambiguous answers. Ambiguous का मतलब confusing answers, है ना, जिसके अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रहे हो भाई आप. नेक्स्ट क्या हमारे पास, टाइम कंज्यूमिंग. सो द प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग पर्टिकुलरली व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय पोस्ट. तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज टाइम लगता है एंड टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये चीज़. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से. गॉट इट स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है भाई किसी को, पक्का. होपफुली सबको क्लैरिटी ज़रूर आ रही है चीज़ों को लेके, है ना. अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, मैं समझ रही हूँ, है ना. आपको एकदम आसान नहीं लग रहा होगा कि एकदम इतनी सारी चीज़ें मैम कहाँ से आ गई. लेकिन स्टूडेंट्स मैं इसको एक वीडियो में इसलिए ख़त्म कर रही हूँ ताकि आपके एक कंटिन्यूटी बने रहे, है ना. 2x की वीडियो पे 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर पूरे वीडियो को. ठीक है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो मुझे ध्यान में रखने की ज़रूरत है. पहला क्या है, क्वेश्चनर शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव. देखो आप एकदम बोरिंग सा इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस का और फालतू के क्वेश्चंस दोगे ना तो सामने वाला का दिमाग खराब हो जाता है. आपको पता है होता है क्लोज एंड क्वेश्चंस, होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस. अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ना आदमी को थोड़ा खुद से लिखना पड़ता है, और एक होता है टिक मार्क वाले क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस वाले, तो वो आदमी फिर भी फटाफट फटाफट टिक कर दिया, भर दिया. लेकिन जब आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं ना तो सामने वाला सोचता है यार फिर लिखो 4 लाइन, कौन लिखेगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है. इसलिए मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो इन्फॉर्मेंट है या जो रिस्पॉन्डेंट है भाई, उसको देखना पड़ेगा आपको कि भाई सामने वाला ट्रस्टवर्दी है, जो आपका क्वेश्चनर सच्ची में फिल करना चाह रहा है, तभी कोई मतलब है, वरना वो बेमतलब से ही और बेमन से ही आपका क्वेश्चनर भरेगा. तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका क्वेश्चनर भाई टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो, फालतू की उसमें इन्फॉर्मेशन इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए, और जितना डायरेक्ट हो पाए उतना करो. ओपन एंडेड क्वेश्चंस फालतू में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं अगर कोई भर रहा है. जैसे कि मेरे पास भी अगर कोई सर्वे आता है ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे पास कोई सर्वे आता है उसमें भाई बहुत ज़्यादा ओपन एंड क्वेश्चंस रहते हैं ना कि जिसमें आपको बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, तो भाई आई ऑल्सो फील लाइक कि यार क्या है. वहीं पे अगर मेरे पास फिर भी थोड़े शॉर्ट अगर रहता है तो मैं तुरंत फटाफट फटाफट कर देती हूँ, मुझे इतना वो चीज़ माइंड भी नहीं करती. लेकिन अगर कोई लेंदी भी है, बोरिंग भी है, अनअट्रैक्टिव भी है ना, साथ में ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी है, तो मेरा खुद मन ना करे सर्वे करने का तो मैं किसी और को क्या ही बोलूँ, राइट. तो दैट इज़ वाई जब आप एक क्वेश्चनर बना रहे हो तो ये चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है. Second, the question should not hurt the sentiments of the informants and should not be very personal, है ना. बिल्कुल आपको देखो, आप जब किसी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, पूछ रहे हो, तो आपको थोड़ा सेंसिटिव रहना पड़ता है, थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है. आपको जो मन करे आप नहीं पूछ सकते, आपको एक सही तरीके से चीज़ों को पूछना पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारे पास, देयर शुड बी अ सिस्टम, अ सीक्वेंस एंड अ प्रॉपर प्लानिंग इन द क्वेश्चन. एक सीक्वेंस होता है ना चीज़ों का, आप एक एक करके चीज़ पूछोगे, ये वाली चीज़ आप यहाँ पूछ रहे हो, ये वाली चीज़ आप यहाँ पूछ रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए. एक प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा, प्रॉपर नंबरिंग रहेगी तो बेटर रहता है. जैसे कि कई बार मैंने देखा है कि मैं सर्वे देखती हूँ, सबसे पहले देखती हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, किस तरीके का पैटर्न है, उस हिसाब से मैं देखती हूँ भाई मैं सर्वे दूँ कि नहीं दूँ. ठीक है, तो ये भी आपको देखना है. नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, कि आपको लिखना पड़ेगा ऊपर. सबसे पहले लिखो कि ये जो आप इंक्वायरी कर रहे हो, ये जो आप पूरी इन्फॉर्मेशन हमसे ले रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मेरा मन नहीं करता सर्वे देने का, बिकॉज देयर आर सो मेनी साइट्स जो सर्वेस वगैरह आते हैं. एज अ टीचर आपको बहुत सारे सर्वेस करने पड़ते हैं. सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव देखती हूँ कि भाई है किस चीज़ का.
समटाइम्स इट इज़ रियली ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव। तो मैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ती हूँ। कई बार मुझे ऑब्जेक्टिव ही समझ में नहीं आता भाई सामने वाले ने क्या लिखा है, तो मेरा खुद मन नहीं करता सर्वे करने का। तो मैं पूरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रही हूँ अपना, राइट। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना। टाइम लिमिट उसमें कुछ डालो, ऐसे क्वेश्चंस बनाओ कि सामने वाले का मन करे कि वो तुरंत क्वेश्चंस को आंसर करे और जल्द से जल्द आपके पास इन्फॉर्मेशन आए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, द क्वेश्चनियर शुड बी अकम्पनीड बाय अ सेल्फ एड्रेस एंड स्टैम्प्ड एनवलप, ताकि भाई कोई दिक्कत ना हो वापस पोस्ट से आने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी भाई, आपको चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपका काम रुक जाएगा नहीं तो। सो दैट इज़ वाई यू विल हैव टू थिंक ट्वाइस, है ना। सो अपना थोड़ा काम हमें अपना बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, वरना भाई कोई काम नहीं होना। समझे कि नहीं समझे इस बात को सभी? होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब है क्या कोई कंफ्यूजन? क्लैरिटी आ गई क्या इस चीज़ में? मैं एक एक चीज़ को आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना। समझे? स्क्रीनशॉट लो जल्दी, चलो। गॉट इट? लास्ट है हमारा इसमें, दैट इज क्वेश्चन इज फाइल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। सो अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर्स पर्सनली विजिट, यानी जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर, आस्क क्वेश्चंस एंड नोट डाउन द रिप्लाईज इन द क्वेश्चनर। जैसे कि सेंसस होता है ना जनगणना में, वहाँ पे अलग अलग ऑफिशियल्स आते थे, मेरे को याद है, आई वॉज वेरी स्मॉल, है ना। अभी भी आई एम स्मॉल, लेकिन तब मैं और भी ज़्यादा छोटी थी, ठीक है। सो दे यूज टू कम ऐसा बढ़िया सा अपना बुकलेट लेके हमसे पूछते थे, नाम बताइए, एज बताइए, कहाँ काम करते हैं, कितने बच्चे हैं, अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी क्या एज है, अच्छा ये ड्रॉप चली गई क्या, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली जाती थी। यहाँ पे क्या होता है, आप खुद क्वेश्चनर फिल कर, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं खुद से क्वेश्चनर को फिल करूँगी, सामने वाला नहीं करेगा। मुझसे सवाल पूछूंगी और जवाब देगा, मैं फिल करती चली जाऊँगी, ये डिफरेंस है, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली जाके मिल रहा है रिस्पोंडेंट से। यहाँ पे मैं डायरेक्टली जा रही हूँ रिस्पोंडेंट के, जैसे कोई जनगणना होती है ना, जनगणना, तो वहाँ पे वो आते हैं ऑफिशियल्स हमारे घर पे, वो हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं चीज़ें, हम उसके बाद उस चीज़ को लिखते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं। Now, the enumerators या investigator assist the informants to understand the true nature of questions and fill up the schedule himself to avoid vague and ambiguous reply. तो हम जो, जैसे कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं गई हूँ क्वेश्चनर लेके इन्फॉर्मेशन लेने, तो मैं साथ साथ में उनको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी, उनको कोई डाउट आएगा उनको समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन है, अब आप बताइए आपका क्या सोचना है, फिर आप उस चीज़ को लिखोगे। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को क्लैरिटी रहती है और ऐसे कोई भी फालतू आंसर्स नहीं आएंगे, अनक्लियर आंसर्स नहीं आएंगे, बिकॉज सामने वाला बैठा है, इन्फॉर्मेशन लेने वाला बैठा है, आपसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत होगी तो आपको हेल्प कर देगा, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। पक्का स्टूडेंट्स आ गया समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? है क्या कोई कंफ्यूजन? बता दो फिर मुझे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नाउ तो जब याद रखना है, अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट्स अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर, आस्क क्वेश्चंस एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज इन द क्वेश्चनर इन हिज ओन लैंग्वेज एंड द क्वेश्चनर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज नोन एज अ स्केड्यूल। तो अब याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि आपको स्केड्यूल क्या होता है। सो आई एम अंडरलाइनिंग, हाईलाइट कर रही हूँ, इसको सब जल्दी से मार्क करेंगे। वो क्वेश्चनर जो, रुको, हाँ, वो क्वेश्चनर जो इन्वेस्टिगेटर खुद से फिल करता है वो होता है स्केड्यूल, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो सामने वाला फिल कर रहा है, हम उसको क्वेश्चनर ही बोल रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चनर अगर मैं फिल कर रही हूँ, ठीक है, एज एन इन्फॉर्मेंट, अगर मैं एक एज एन इन्वेस्टिगेटर मैं फिल कर रही हूँ सामने वाले से इन्फॉर्मेशन पता लगा के, तो वो स्केड्यूल कहलाएगा, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑल ऑफ यू, फास्ट। नाउ क्लियर? In order to get reliable information, the enumerator should be tactful, well-trained, unbiased, hard-working and comfortable in local language. इसलिए जनगणना जब की जाती है तो जो जिस एरिया को बिलोंग करता है या उस पर्टिकुलर सिटी का है उसको वो काम दिया जाता है,
है ना। टीचर्स को ये वाला काम बहुत दिया जाता है कि आप जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, लोगों को कंफर्टेबल फील कराओ, आप भी अपने दिमाग में न्यूट्रल काम होने चाहिए, टैक्टफुल होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए, और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट करनी है, और आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, है ना। अब सपोज कि आपको हिंदी नहीं आ रही है और वो पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पे अधिकतर लोग हिंदी बात करते हैं, तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे जब आप ही को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है ना। सिमिलरली आपको हिंदी आती है लेकिन वहाँ पे सब लोग तेलुगु बोल रहे हैं, तब आपको कैसे समझ आएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे। तो एक खुद की लैंग्वेज, जो एक लोकल लैंग्वेज वहाँ पे चल रही है, आपको वो आनी चाहिए। Therefore, the enumerators are specially trained so that they can convince people to provide accurate information। तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है भाई कि ताकि लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। This method is usually used by the government, semi-government organization, big businesses, houses, research institutes, etc. The basic difference between a questionnaire and a schedule is that a question is filled by the respondent while a schedule is filled by the investigator। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ सब मार्क कर लेना, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। प्लीज़ जल्दी, समझे कि नहीं समझे सब इस चीज़ को, जल्दी से मुझे बताओ। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल वो होता है, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं ही क्वेश्चन पूछ के मैं ही क्वेश्चनर को फिल कर रही हूँ, तो मैंने क्या भरा है? स्केड्यूल भरा है। वहीं पे जिससे इंफॉर्मेशन मैं ले रही हूँ, जो इन्फॉर्मेंट है, वो ही क्वेश्चनर को भर रहा है, तो वो क्वेश्चनर ही है। क्लियरली लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनर एंड अ स्केड्यूल इज दैट अ क्वेश्चनर इज फाइल्ड बाय द is filled by the respondent whereas a schedule is filled by the investigator। ठीक है। suitability of this method, कहाँ suitable है? This method is most suitable where adequate finance and trained enumerators are available to cover a wide field and some significance is attached to the accuracy of the results obtained। तो आप चाहते हो कि भाई accuracy maintain रहे, आप चाहते हो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करना है, तो अब आपको ये समझना है, और आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन लिख के लाएंगे, आपके पास ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लोकल एजेंट्स हैं, तब मेरे पास ये वाला जो पूरा आइडिया आता है वो बिल्कुल सपोर्ट करेगा क्वेश्चनर्स वाला। क्लियर? समझ गए सब? तो क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स, यानी जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उन्हीं को एन्यूमरेटर्स भी बोलते हैं। पहला रीज़न क्या इसके मेरिट्स हैं कि वाइड कवरेज है। हम जैसे कि जनगणना हो गया, उसमें हम कितना बड़ा एरिया को कवर कर लेते हैं, वैसे मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें हम कितना बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा है जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स खुद ही से क्वेश्चनर भरते हैं, वाइड कवरेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स होना भी ज़रूरी है, एन्यूमरेटर्स होना भी ज़रूरी है। So this technique of data collection can be used for collecting information from large number of people coming from the vast areas। एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके जनगणना करें, बिकॉज उनको लगता है कि भाई ये थोड़े ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि वो लोग चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, राइट। सो सिंस द इन्वेस्टिगेटर हैज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पॉन्डेंट, इट इज़ पॉसिबल टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैं डायरेक्टली सामने वाले से पूछ के इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ, तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा रहेगी और ट्रस्ट ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट मुझे देखने को मिल सकते हैं। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई? पक्का? गॉट इट स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, better response, the presence of the enumerator may induce the respondents in giving the information, so chances of non response like in the case of mail questionnaire method are less। मेल क्वेश्चनर में तो अगर सामने वाले ने तुमको इन्फॉर्मेशन भर के दी है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में तो हो नहीं, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो कई बार ना, क्योंकि आपने देखा होगा कोई आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आया तो आपसे पूछेगा, आपको थोड़ा बोलेगा कि नहीं इसका मतलब ये बताना जरूरी है, बताइए क्या दिक्कत है ना, तो आप बता देते हो कि क्या इशू चल रहा है ना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या होता है कि जब एक प्रेजेंस रहता है किसी सामने, आपके सामने कोई बैठा है आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो यू ऑल्सो फील कि यार मुझे जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो सामने वाला जो कोई हमारे सामने बैठा है तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाती है कई बार, राइट। तो उस केस में जो मेल क्वेश्चन है इसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि कई बार इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आती थी, तो वो वाला सिनेरियो यहाँ पे होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं।
लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, बट लिमिटेड पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा पार्शियलिटी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास यूजफुल इन द केस ऑफ इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट्स। अब देखो सबको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, लिटरेसी का मतलब क्या रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको पढ़ना या लिखना आता हो, लेकिन कई बार रिस्पॉन्डेंट्स को नहीं आता है ना। तो उस केस में अगर हम खुद से अब मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं किसी की चीज़ के बारे में पता लगा रही हूँ, तो मैं उससे पूछ के लिख सकती हूँ, तो सामने वाले के ऊपर ये वाला लोड नहीं रहता है ना। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, बस ऑलमोस्ट डन है, फाइन। चलो, What are the demerits of questionnaire? अगर हम एक एज एन इन्वेस्टिगेटर में ही सारी चीज़ें लिख रही हूँ तो क्या होगा, कॉस्टली मेथड है भैया। आपको लगता है जनगणना के लिए जो इतने महीने तक सब जगह जा जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली उनको जो रहता है कंपनसेशन मिलता ही है। सो दिस मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, रेम्यूनरेशन, कन्वीनियंस आर टू बी borne by the investigator or the agency collecting the data। तो जो भी एजेंसी जो डेटा कलेक्ट करा रही है उसको ये सारे एक्सपेंसेस तो बिल्कुल फुलफिल करने ही पड़ेंगे, उनका कन्वीनियंस, आने जाने का खर्चा, उनको जो कंपनसेशन देना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग है, एक बार में नहीं होता है, टाइम लगता है, बिकॉज डोर टू डोर जाके आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। सो दिस मेथड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, बिकॉज एनिमरेटर्स हैव टू विजिट डोर टू कलेक्ट डेटा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियलिटी हो सकती है, इसमें चांसेस इसलिए हैं बिकॉज जब आप डेटा लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, सामने वाले को नहीं समझ आ रहा कि आप क्या लिख रहे हो, तो हो सकता है कि आप अपने खुद के पर्सनल ओपिनियंस उसमें डाल दो। सो इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द एन्यूमरेटर्स, है ना, ये हो सकता है कि पर्सनल बायसनेस हो, कुछ खुन्नस हो, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर। कई बार क्या होता है भाई, सामने वाले को जो बोल रहा लिखना नहीं आ रहा, समझना नहीं आ रहा, इसलिए जो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एन्यूमरेटर्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आप सारी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख पाओ, लेकिन हर चीज़ नहीं हो पाती, राइट। सो इफ द इन्वेस्टिगेटर्स आर नेग्लिजेंट और नॉट प्रॉपरली ट्रेन, the results of investigations are likely to be misleading. Clear? Take a screenshot. Done? Okay. Clear? So what are the precautions? जल्दी देख लेते हैं। So enumerator should be a person of high integrity, proper train, उसको proper training होनी चाहिए कि भाई जो भी tools वगैरह आप यूज़ करने वाले हो उसके बारे में पूरी information आपको होनी वाली, बिकॉज आप ही लिखने वाले हो हर एक चीज़ को। वो पोलाइट, टैक्टफुल होने चाहिए। लेबरस मतलब हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा, डोर टू डोर तो आपको जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है ना। और टाइमली आपको इवैल्यूएशन करना है, बिकॉज एक टाइम लिमिट तो रहेगी, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन उसमें भी टाइम लिमिट है। द इन्फॉर्मेंट शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्ट। अगर आप ही को नहीं पता आप किसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो सामने वाला आपको क्या ही इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड द क्वेश्चंस इन द शेड्यूल शुड बी स्मॉल इन लेंथ, सिंपल एंड क्लियर, बिकॉज जब आपको इतना बड़ा डेटा कवर करना है तो टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए ताकि क्लैरिटी रहे, राइट। आई थिंक ये बहुत बेसिक है हमारे लिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस और वेरी लॉन्ग वीडियो है ना, क्योंकि हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, आपको कौन सा बेस्ट लगता है और आपने कौन सा खुद से एक्सपीरियंस किया कि हाँ ऐसे डेटा मुझसे कलेक्ट किया गया है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP board and Rajasthan board, and apart from these board classes we also provide you 3 special courses related to Vedic maths, crash course and spoken English का भी कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड E-notes एंड E-books, उसकी जो लिंक है आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सअप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।